हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमी से किससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो WTO जो है IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसी जो आपकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके HS के मेंस के सिलेबस में भी क्लियरली मेंशन्ड है। तो ये जो क्लियरली मेंशन्ड आपकी बॉडीज़ है, इंस्टीट्यूशंस है इकोनॉमी से रिलेटेड, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है GS3 जो आपका पेपर आता है उसके लिए। तो डायरेक्टली आप ये पॉइंट्स वहाँ यूज़ कर सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, प्लस प्री के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुई थी, ठीक है, और कौन से नंबर की ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, 12th है, 13th है, 11th है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्री में भी देखे जा सकते हैं। तो दोनों ही टॉपिक्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री है चाहे मेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम अपना वीकली शेड्यूल देख लेते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज मेंस करंट अफेयर वेडनेसडे को। ठीक है जी, ऐसे ही हम इकोनॉमी से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं ट्यूसडे को, और HPG से रिलेटेड करेंगे हम अपकमिंग फ्राइडे को। तो ये हमारा शेड्यूल है। बाकी सब भी आप देख सकते हैं। CSAT को लेकर बहुत ही नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs आपके कराए जाते हैं ताकि आपकी CSAT की भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए। तो फर्स्ट देखते हैं हम वाई इन न्यूज़। तो अब हमारा जो WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो अभी आपका हेल्ड हुआ था। कहाँ हुआ था? जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। और ये आपकी WTO जो है 164 मेंबर बॉडी है, और ये कॉन्फ्रेंस आपकी 12th है, और इसकी हाईएस्ट बॉडी जो है आपकी WTO की वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे लास्ट में। तो ये कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है, ठीक है, ये आपकी है वाई इन न्यूज़ इसलिए है। प्लस आपकी क्या इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हुए हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपके फिश के ऊपर से रिलेटेड ट्रेड अग्रीमेंट्स हुए हैं। पार्शियल वेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर COVID-19 वैक्सीन। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं आपके, ये हम देखेंगे। और वैक्सीन, COVID-19 की जो वैक्सीन है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो हम देखेंगे। प्लस हेल्थ और फूड सिक्योरिटी को लेके भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारी इंपॉर्टेंट डील्स। तो क्या क्या डील्स डिस्कस की है, वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट आपका है एग्रीमेंट ऑन कर्टेलिंग हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज। अब क्या है, आपकी कंट्रीज जो है डेवलपिंग नेशंस है या डेवलप्ड नेशंस है वो सब्सिडीज देती हैं अपनी इकोनॉमी के सेक्टर्स को। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम फिशिंग सेक्टर की बेसिकली बात कर रहे हैं। तो फिशिंग सेक्टर में कुछ ऐसी सब्सिडीज़ हैं जो आपकी मरीन लाइफ के लिए हार्मफुल होती जा रही है। तो उसी सब्सिडीज़ को कर्टेल करने की यहाँ बात की गई है। क्योंकि अब फिशिंग हमें, ठीक है, फिशरमैन का हमने इंटरेस्ट देखना है, फिशिंग देखनी है, बट हमारे जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो भी हार्म नहीं होना चाहिए। हमें इस तरह से फिशिंग कंडक्ट करनी है। तो ऐसे ही कुछ सब्सिडीज़ की वजह से हार्मफुल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, जैसे आपकी ओवर फिशिंग। तो ये आपकी एक्टिविटीज़ को कर्ब करने के लिए यहाँ पे अग्रीमेंट हुआ है। तो अब ये क्या है, अग्रीमेंट के ऊपर नज़र डालते हैं। आपकी इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड, जिसको IUU भी बोलते हैं, फिशिंग को इन्होंने कर्ब किया है। और इस फिशिंग को जो आपके सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती थी गवर्नमेंट्स के द्वारा, उसको बंद करने के लिए कहा गया है। अब आपकी ओवर फिशिंग है, ये भी नेक्स्ट 4 years के लिए आपकी कंट्रोल में लाने के लिए कहा गया है, ताकि आपके ग्लोबल फिश स्टॉक्स जो है उसे प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अब हमारी, अगर हम इसी तरह से अपने एक्वाटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते रहेंगे, ओवर फिशिंग करते रहेंगे, तो हमारा क्या है, ये जो इकोसिस्टम है ये प्रोटेक्शन में नहीं रह पाएगा और ये जल्दी ही डिप्लीट होएगा। जैसे हम देखते हैं बहुत सारी फिशेज़ हमें सी के किनारे पे, कोस्ट के किनारे पे मरी हुई मिलती है। वो इसीलिए आधा इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का भी है और आधा आपका इससे रिलेटेड भी है। तो नेक्स्ट है आपका, इस टॉपिक पे 2001 से लेकर आपके मेंबर स्टेट्स जो है नेगोशिएट कर रहे हैं कि ये वाली सब्सिडीज़ जो है वो बंद होनी चाहिए। ठीक है, और जो कि आपकी ओवर फिशिंग प्रमोट कर रही है उन सब्सिडीज़ को बंद कर देना चाहिए। फिर आपका जो डेवलपिंग नेशंस है उन्होंने कुछ क्लॉजेज जो है अपने ट्रेडिशनल और आर्टिसनल जो छोटे फिशरमैन होते हैं उनके इंटरेस्ट में कुछ क्लॉजेज है उसको भी सेव कर लिया है, और उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएगी। ये जो आपकी बहुत ही कमर्शियल लेवल पे ओवर फिशिंग होती है उनके ऊपर ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अब जब ये रिस्ट्रिक्शंस WTO लगाता है तो डेवलपिंग नेशंस जो होते हैं, जैसे इंडिया ने भी अपना पक्ष रखा था कि हमारे जो बहुत ही स्मॉल मार्जिनल फिशरमैन हैं उनके इंटरेस्ट हार्म होंगे इससे, इसलिए कुछ नेगोशिएशंस उस पर बेस भी होती है। और यहाँ पे उनको वेवर दे दिया गया है कि जो स्मॉल और आर्टिसन ट्रेडिशनल फिशरमैन होते हैं उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं।
तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अग्रीमेंट ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी क्या है आपका, कि सबको खाना मिलना चाहिए। जैसे आपके हमारे इंडिया में क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, तो वैसे ही ग्लोबल लेवल पे भी फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना WTO का काम है, क्योंकि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स भी आपका WTO के अंडर ही आता है। तो अब मेंबर्स जो है वो कोई भी किस्म का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते फूड स्टफ पे जो ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस के लिए बना है अंडर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एम क्या है आपका, कि सारी जगह पे खाना प्रोवाइड करना है। जैसे आपकी कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कहीं वॉर हो गया, लेकिन लोगों को वहाँ पे फिर खाना तो प्रोवाइड करना ही है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ज़रिए वहाँ पे फूड प्रोवाइड किया जा सकता है। और उसके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है डिफरेंट नेशन से ये फूड प्रोक्योर करता है। तो यहाँ पे कोई भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती जो इस पर्पस के लिए फूड प्रोक्योर होगा, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन दी है कि अगर एक कंट्री के पास खुद की डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी या खुद के लिए ही फूड सिक्योरिटी इनफ नहीं है तो वो मना कर सकते हैं या वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, अदरवाइज उन्हें ये देना ही होगा। तो ये आपका एक अग्रीमेंट है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। फिर सेकंड है आपका कि नेगोशिएट, जैसे कि आपने देखा है कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा है उस पर नेगोशिएशंस कंट्रीज कर ही रही है। अब नेगोशिएशंस जो हैं वो इंडिया करना चाहती थी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग थ्रेशहोल्ड पे। ठीक है, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग थ्रेशहोल्ड क्या है, जो आपकी गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है फार्मर्स से। स्टॉक होल्डिंग मतलब आपकी जो अनाज को प्रोक्योर करती हैं और फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर लोगों को PDS सिस्टम जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे कोई अग्रीमेंट नहीं पूरा हो पाया है, क्योंकि आपकी जो लिमिट है, थ्रेशहोल्ड है, मतलब एक लिमिट तक आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपका डोमेस्टिक सपोर्ट देते हैं जो हम एग्रीकल्चर में, कॉटन में या फिर मार्केट एक्सेस में या जो भी तरह की हम सब्सिडीज़ दे पाते हैं उसके ऊपर अभी तक कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाया है, या फिर WTO ने ये हरी झंडी नहीं दी है कि आप ये सब्सिडीज़ दे सकते हैं, तो ये अभी भी पेंडिंग है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका अग्रीमेंट ऑन ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स। तो ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स आपकी क्या होती हैं, सबसे पहले तो जो भी आपका ऑनलाइन हम देखते हैं कुछ बाय करते हैं प्रोडक्ट, वो आपका ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन है, बट उसमें फिजिकल डिलीवरी नहीं होती। जैसे हम कुछ ऑर्डर करते हैं और अमेज़ॉन से हमने मान लो बुक ऑर्डर की, तो अमेज़ॉन से आपकी एक बुक फिजिकली हमारे घर पे आएगी, बट यहाँ पे ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन में फिजिकल डिलीवरी नहीं होती। तो जैसे आपने कुछ बाय किया, कुछ ऑनलाइन रीडिंग के लिए बाय किया, तो वो आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको एक सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में मिलेगा। तो ये आपका है ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन, तो इस पे भी अग्रीमेंट किया गया है। अब क्या है आपका 1998 में मॉरेटोरियम जो है वो प्रोवाइड किया गया था। मॉरेटोरियम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन, टेम्पररी प्रोहिबिशन, टेम्पररी प्रोहिबिट किया गया था ये टैरिफ रेवेन्यू जनरेट करना, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट जो है वो नया नया आया था। लेकिन 2017 से 20 तक डेवलपिंग कंट्रीज़ ने देखा है कि उन्हें $50 बिलियन का नुकसान हुआ है ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम ओनली 49 डिजिटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब उन्होंने इम्पोर्ट किया है लेकिन वो उस पर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते इस मॉरेटोरियम के चलते, कि टेम्पररी वो प्रोहिबिट नहीं कर सकते। तो ये 1998 में इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पे नया नया इंटरनेट स्टार्ट हुआ था या आपकी ये सर्विसेज नई नई स्टार्ट हुई थी, ताकि उसे सपोर्ट कर पाए। लेकिन अब तो ये काफ़ी फ्लरिश कर गई है, और इतनी फ्लरिश कर गई हैं कि हमें $50 बिलियन का नुकसान भी देखने को मिला है, क्योंकि हमने नहीं इम्पोज किए कोई भी ड्यूटीज़। तो इंडिया ने अपोज किया है फर्दर एक्सटेंशन, कि अब इनको इनफ जो है सपोर्ट मिल गया है, इनकी ग्रोथ इनफ हो गई है, अब हमें ये एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। अब क्या है, ऑल मेंबर्स हैं उन्होंने अग्री किया है कि 31 मार्च 2024 तक, या फिर कोई भी जो नेक्स्ट आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आएगी, हर 2 साल बाद आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होती है, तब तक आपका ऐसे ही चलने देंगे। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इस टॉपिक के बारे में क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है अग्रीमेंट ऑन कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन। तो जैसे कि कोविड-19 में हमने देखा है वैक्सीन प्रोड्यूस हुई है, डिफरेंट कंट्रीज जो है वो वैक्सीन लेके आ रही है। अब वैक्सीन क्या है, बेसिकली इन्वेंशन है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, जो मैंने कुछ इन्वेंट किया तो वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और मेरा राइट है उस पर कि मैं वो किसी को बेचना चाहती हूँ या नहीं बेचना चाहती हूँ, या शेयर करना चाहती हूँ या नहीं शेयर करना चाहती हूँ, विदाउट माई परमिशन वो नहीं यूज़ हो सकता। ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब। अब यहाँ पे WTO मेंबर्स जो हैं उन्होंने क्या अग्रीमेंट किया है कि टेम्परली वो वेव ऑफ कर देंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट।
मतलब मेरी परमिशन के बिना ही अब मेरे इन्वेंशन को यूज़ किया जा सकता है। तो विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट होल्डर फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए। अब ये ऐसा क्यों किया गया है? ताकि आपकी वैक्सीन है वो इजीली सब मैन्युफैक्चर कर सके, सारी कंट्रीज़ मैन्युफैक्चर कर सके, उनको कोई भी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू ना आए कि परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर परमिशन मिलेगी तभी मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो ये 5 साल के लिए वेव ऑफ कर दिया गया है, मतलब 5 साल के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल US का कोई वैक्सीन है तो वहाँ पर वो पेटेंट है, पर इंडिया भी उसको 5 साल के लिए बना सकती है डोमेस्टिकली, यहाँ पर इंडिया में रहकर ही, और हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन अदर वर्ड्स कंट्रीज जो है उनको अलाउड किया गया है प्रोड्यूस वैक्सीन पेटेंटेड एल्सवेयर। जैसे हमने इंडिया US का एग्जांपल किया, US में पेटेंटेड है फिर भी आपकी इंडिया बना सकती है US के कंसेंट के बिना। ठीक है जी, तो ये आपका था कोविड-19 वैक्सीन की प्रोडक्शन से रिलेटेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कैसे वेव ऑफ कर दिया गया है 5 साल के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपके लिए गए हैं WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। अब नेक्स्ट आपका है WTO को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो उसके बारे में भी यहाँ बात की गई है। तो आपकी यहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है WTO में, जो कि आपके डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ट्रेड से रिलेटेड, वो ये सॉल्व करती है। तो इसमें भी एक ओवरहॉल की ज़रूरत है और इसे भी अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि फोकस एरिया जो है WTO का अब कहाँ रहेगा? जेंडर, एनवायरनमेंट और MSME। तो मतलब इन एरियाज़ पे अब WTO है वो ज़्यादा फोकस देगा। तो ये हमारे कुछ रिफॉर्म्स थे। यहाँ पे हमारा WTO का स्ट्रक्चर है। अब 1947 में आपका ये हुआ था GATT। ठीक है, GATT एक बॉडी बनी थी जो है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, इसका नाम है आपका जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और इसी को 1995 में उरुग्वे राउंड में आपका WTO बना दिया गया था, जिसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हमने देखी है, 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की ही हम बात कर रहे हैं। हर 2 साल बाद ये कंडक्ट होती है, ये हम आगे देखेंगे। अब और क्या बॉडीज़ है इसके अंदर? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जिसकी हमने बात की है कि अभी इसके लिए हम जो है अपग्रेडेशन देख रहे हैं, WTO रिफॉर्म्स लाएगी। जनरल काउंसिल है और ट्रेड पॉलिसी एंड रिव्यू बॉडी है। नेक्स्ट आपका है जनरल काउंसिल, वहाँ पे क्या है आपका? गुड्स काउंसिल, सर्विसेज काउंसिल, ट्रिप्स काउंसिल और ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी। तो ये सारे आपके पार्ट्स हैं WTO के। तो ये स्ट्रक्चर है WTO का। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये फ्लो चार्ट वहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब इस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या है? ये टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है और हर 2 साल में ये मिलती है। ठीक है जी, तो हर 2 साल में मिलती है, इसलिए पीछे आपने देखा कि 2024 में अब दोबारा से मिलेगी, तो वहाँ पे एक अग्रीमेंट है, उसके ऊपर दोबारा से पॉन्डर किया जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है आपके जो सारे मेंबर्स है, मेंबर कंट्रीज़ है, 164 कंट्रीज इसकी मेंबर है, वो इन्वॉल्व होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, सब पार्टिसिपेट करते हैं और वो डिसीजंस लेते हैं ऑन मैटर्स कवर्ड अंडर मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट। जो भी ट्रेड आपका वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, तो इन ट्रेड्स के ऊपर जो है ये मिलकर डिसीजन लेते हैं सारी जो 164 कंट्रीज़ है। नेक्स्ट आपका है WTO का सेक्रेटरीट कहाँ है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही इसका सेक्रेटरीट है, और इस बारी आपकी 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही हुई है। तो ये आपके WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड पॉइंट्स थे। तो यही मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से हमने स्टार्ट किया है। करंट अफेयर्स में हमारी यही मेंशन्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे HS के मेंस के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है आपके GS 3 के सब यूनिट 2 में, यूनिट 1 के सब यूनिट 2 में। ठीक है जी, तो ये आपका है आज का मेंस का करंट अफेयर। ये हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं और कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं जो आप लोग अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आप गिवन नंबर पे क्वेरी हो कोई तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।